आइए दोस्तों, आज द्विघात समीकरण देखते हैं। द्विघात समीकरण बनता कैसे। सबसे पहले हम देखेंगे कि समीकरण का निर्माण कैसे होता है, फिर हम आएंगे द्विघात समीकरण पर। तो हमें पता है दो तरीके की संख्याएं होती हैं, एक होती हैं चर संख्याएं और दूसरी होती हैं अचर संख्याएं। ये बन गई चर एवं अचर। चर एवं अचर के गुणनफल से बनता है पद बन जाता है, और पदों के मिलने से बनता है समीकरण। जब पद मिलते हैं तो पदों के मिलने से बनता है समीकरण। सबसे पहले चर और अचर, फिर इनका इनके गुणनफल से बनता है पद, और पदों के मिलने से बनता है समीकरण। समीकरण को पदों के हिसाब से विभाजित किया जाता है। यदि पदों की संख्या एक है तो एक पद, पदों की संख्या दो है तो द्विपद, और पदों की संख्या दो से ज्यादा है तो बहुपद। और अगर फिर इनको समीकरण को भी अलग अलग तरीके से विभाजित करते हैं, पदों के हिसाब से हुआ। फिर दूसरा होता है चर की जो घात होती है, अगर एक घात है तो एक घातीय समीकरण हो गया, अगर द्विघात है तो द्विघात समीकरण हो गया, और अगर दो से या ज्यादा घात हैं तो बहुघात समीकरण बन जाता है। तो इस तरीके से हम समीकरण को देखेंगे। समीकरण सबसे पहले चर पढ़ेंगे, अचर पढ़ेंगे, फिर इनके गुणनफल से पद का निर्माण होता है और पदों के मिलने से समीकरण बनते हैं। जैसे ये वैसे ही हुआ। सबसे पहले अल्फाबेट्स पढ़ेंगे। अल्फाबेट्स मतलब आपको आ ई आना चाहिए। फिर इनके मिलने से बनता है शब्द। जब इनके मिलने से शब्द बनता है और शब्दों के मिलने से बनता है सेंटेंस अर्थात वाक्य। शब्दों के मिलने से बनता है वाक्य। बस इसी तरीके से हमारा ये है चर अचर के मिलने से पद और पदों के मिलने से समीकरण का निर्माण होता है। तो आइए हम एक एक टर्म को डिफाइन करेंगे और आपको द्विघात समीकरण तक लेकर चलेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आइए आज की वीडियो में हम द्विघात समीकरण को समझते हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण समझने से पहले आइए हम आपको बताते हैं चर और अचर क्या होते हैं। सबसे पहले चर और अचर की बात करते हैं। अब सबसे पहले हम आपको चर बता दें। अगर हमने माना किसी की लंबाई x है, x मीटर हमने मान ली या y मीटर मान ली, यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है, मतलब नियतांक नहीं है। चर का मतलब होता है जो चल सकता है, अर्थात जिसकी वैल्यू बदल सकती है, और अचर का मतलब होता है जिसकी वैल्यू अचर मतलब नहीं बदल सकती है। चर नहीं होती है, अचर होती है, अर्थात नहीं बदल सकती। जैसे जितने भी कांस्टेंट संख्या होती हैं 5, 6, 7, 8, 9, मतलब किसी की भी अगर वैल्यू डिफाइंड है तो इसका मतलब वो अचर है, कांस्टेंट संख्याएं। और जिसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, जैसे x, y, z, a, b, c अगर हमने मान ली, माना मोहन की उम्र x ईयर है, यहाँ डिफाइंड नहीं है। अब x की वैल्यू पर्सन के बदलने से बदल जाएगी। अगर यही वैल्यू अगर मोहन है, अगर मोहन की वैल्यू सपोज 30 साल हो सकती है, अगर यहीं ये बदल जाएगा, अगर इसकी जगह सोहन आ जाएगा तो x की वैल्यू भी बदल जाएगी। अगर मतलब ये डिपेंड करता है, x की वैल्यू जो होती है वो चीज़ें बदलने के साथ साथ बदल जाती है। और जो अचर होता है, अचर का मतलब अगर मोहन की उम्र अगर 5 वर्ष है तो फिर 5 वर्ष एक अचर संख्या है। और फिर सोहन की वैल्यू सोहन, जरूरी नहीं कि सोहन की भी उम्र 5 वर्ष हो। तो कहने का मतलब है अचर संख्याएं भी होती हैं जो बदलती नहीं है, और चर संख्याएं भी होती हैं जिनकी वैल्यू बदल सकती है। अब आइए समझते हैं पद क्या होता है। पद, सबसे पहले हमने चर और अचर को समझा, अब समझते हैं पद। जो चर और अचर संख्याएं होती हैं, अचर संख्याओं के गुणन से जो बनता है उसी को कहते हैं पद। जैसे अगर हमने मान लिया चर संख्या अगर कोई हमारी है x और अचर संख्या मान ली हमने 3 है, तो ये 3x एक पद बन गया। इसी तरीके से अगर हम चर मान लें y और अचर मान लें 5, तो 5y ये हमारा एक पद बन गया। इसी तरीके से चर और अचर, इसी तरीके से हम अगर चर मान लें a और अचर संख्या मान लें 6, तो 6a। कहने का मीन्स है चर और अचर के जो गुणनफल से जो हमें प्राप्त होता है उसी को कहते हैं पद। अब हम देखते हैं एक पद क्या होता है। एक पद का मीन्स होता है जब किसी एक पद को दिया जाए, केवल जिस समीकरण में केवल एक पद हो। जैसे चर और अचर का गुणनफल क्या है 3x, तो 3x ये एक पद है। इसी तरीके से एक दूसरा एक पद होगा 5y, इसमें भी एक पद है। कहने का मीन्स है पद क्या होता है, चर और अचर के गुणनफल से जो हमें प्राप्त होता है उसे पद कहते हैं। और जिसमें
जिस समीकरण में एक पद होता है केवल उसे एक पद कहते हैं, और द्विपद का मतलब होता है जिस समीकरण में दो पद हों उसे द्विपद कहते हैं। और इसी तरीके से जिस समीकरण में बहुत सारे पद हों, दो या दो से ज़्यादा पद हों, उस समीकरण को बहुपद कहते हैं, बहुपद। तो इस तरीके से हमने आपको बताया चर अचर क्या होता है, पद क्या होते हैं। चर अचर के गुणनफल से जो प्राप्त हुआ उसे पद कहते हैं, और जब जिस समीकरण में एक पद होता है उसे एक पद, जिस समीकरण में दो पद होते हैं उसे द्विपद, और जिस समीकरण में दो या दो से अधिक पद होते हैं उसे बहुपद कहते हैं। अब आइए समझते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। जैसा हमने अभी आपको बताया पद क्या होते हैं और बहुपद क्या होता है। तो ax² प्लस bx प्लस c, जैसे अगर कोई हमने एक समीकरण लिया जिसमें जो बहुपद है, अर्थात दो या दो से अधिक पद है इसमें, जैसे एक ये पद है ax², इसमें चार अचर का गुणनफल है, और bx ये एक पद है, और c एक पद है, जिसमें a b c ये कांस्टेंट वैल्यू हैं। कांस्टेंट का मतलब नियतांक हैं, नियतांक हैं, ना कि यहाँ पे ये चर वैल्यू नहीं है। इसमें चर वैल्यू है, चर संख्या जो होगी वो x है। अब हम इसी समीकरण में a b c की वैल्यू अगर रख दें 5x² प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0, तो इसका अब ये एक चर संख्याएं हैं 5 3 6, मतलब ए बी सी कॉन्स्टेंट है। तो चर और अचर का गुणनफल क्या होता है, एक पद होता है। जब दो या दो से अधिक पद किसी समीकरण में मिल जाते हैं तो उसे बहुपद कहते हैं, और जब उस बहुपद की मैक्सिमम घात, जो सबसे अधिक घात होती है, उसकी वैल्यू अगर 2 होती है, मैक्सिमम घात की वैल्यू अगर 2 होती है, तो इसी को कहते हैं द्विघात समीकरण। जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसमें मैक्सिमम घात कितनी है, द्विघात, 2 घात है, इसीलिए इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर यहीं पे अगर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 होता तो ये त्रिघात समीकरण था। चर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 3 है, तो इसलिए त्रिघात समीकरण। और जब समीकरण में जो हमारे चर होता है, चर की मैक्सिमम घात जो होती है वो अगर 2 है, तो उसी समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। अब इसमें देखते हैं x, इसमें 2 हमें समीकरण दिए गए हैं, हमें अब ये बताना है कि ये 2 समीकरण द्विघात समीकरण हैं या नहीं। तो सबसे पहले एक दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। इसको सॉल्व करते हैं। a माइनस बी के फॉर्मूले से इसे ओपन करेंगे तो a² प्लस b² माइनस 2 इंटू ax हो गया और b 2 हो गया, प्लस का 1 बराबर 2x प्लस 2x माइनस 3। तो ये x² प्लस 4 ये हो गया 2 दूनी 4x हो जाएगा माइनस का, प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। हमें अब ये पता है x² ये 4 और एक 5, तो अचर हो गया 5 माइनस 4x। अब ये 2x को इधर लाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, और ये 3 माइनस 3 को इधर लाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। अब देखते हैं x² 5 और 3 8 हो गया, माइनस का 4 और 2 6x बराबर 0। अब इसे घटते हुए क्रम में लिखेंगे, x की घात 2 माइनस 6 x की घात 1 प्लस 8 x की घात 0 बराबर 0। अब हमने देखा कि हमारा ये किस फॉर्मेट में आ गया, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, अर्थात इसमें x की मतलब जो चर है उसकी मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है, और इसका मतलब ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। अब आइए देखते हैं कि x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x³ माइनस 4 ये द्विघात समीकरण है या नहीं। अब हम इसे a प्लस बी के होल क्यूब से खोलेंगे तो आएगा a³ प्लस v³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b बराबर x³ माइनस 4। ये x³ हो गया प्लस 8 हो गया, 3 दूनी 6x, x प्लस 2 बराबर x³ माइनस 4। अब देखते हैं x³ प्लस 8 प्लस 6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6x² प्लस 6 का x का 2 से करेंगे तो 12x बराबर x³ माइनस 4। अब देखते हैं x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x, इस x³ को इधर लाएंगे माइनस x³ और माइनस 4 को इधर लाएंगे प्लस 4 बराबर 0। ये x³ माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, ये बचा हमारा 6x², ये 12x है प्लस का 12x, इधर 8 प्लस का है इधर 4 प्लस का है तो 12 हो गया बराबर 0।
अब आप ये भी देखेंगे, ये भी आया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर घात के घटते क्रम में लिखेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अर्थात ये समीकरण दिया हुआ भी द्विघात समीकरण है। यहाँ से नहीं लग रहा था कि ये द्विघात होगा। x प्लस 2 की पावर होल क्यू था बराबर x क्यू माइनस 4, तो इस वजह से हमने इसको जब सॉल्व किया तो ये भी द्विघात समीकरण निकला।